India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य होगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि सोरेन गिरफ्तारी को ही अवैध बताकर चुनौती दे रहे हैं और जमानत या मामले को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच में सोरेन के लिए पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 8.86 एकड़ जमीन का मामला है। ये सभी आदिवासी जमीन है और इस जमीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वहाँ कुल 12 प्लॉट हैं, जो गैर आदिवासियों का नाम रजिस्टर में 1976 से 1986 तक दर्ज था, जबकि उस समय सोरेन की उम्र 4 साल थी। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आरोप ये लगाया गया है कि 2009 से 2010 में हेमंत सोरेन ने जबरन जमीन पर कब्जा किया। आखिरकार 20 अप्रैल 2023 को सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्यवाही हुई, तब शिकायत दर्ज हुई और उससे पहले किसी ने इस जमीन को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। सिब्बल ने कहा कि इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन भी है, जो कि आरोपी नंबर 4 के नाम पर है, जो 2015 के रजिस्टर्ड पट्टे के तहत जमीन पर खेती कर रहा था। तो जाहिर है कि सोरेन का कब्जा नहीं था। पट्टा मालिक राजकुमार है और सोरेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि ईडी ने PMLA की धारा 50 के तहत उन लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी हेमंत सोरेन की है। ईडी का दावा है कि प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा हुआ, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ मौखिक सबूत है इनके पास, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया, जबकि कोई कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 और 24 अप्रैल को एक सर्किल ऑफिसर समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। ये वही लोग हैं जिनके नाम 1976 से 86 के रजिस्टर में दर्ज हैं और ये सभी गैर आदिवासी लोग हैं। इसके मुझे नहीं बल्कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। ईडी की ओर से पेश ACG SP राजू ने कहा कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों मामलों में तथ्य बेहद अलग अलग हैं। ASG राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं था। केजरीवाल मामले में कोर्ट में प्रक्रिया जारी थी। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि अपराध हुआ है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध नहीं हुआ है। ASG ने कहा कि मामले में नोटिस जारी होने के बाद सोरेन ने मूल भूमि मालिकों में से एक से संपर्क लिया और स्थिति को पलटने की कोशिश भी की। कई तरह की छेड़छाड़ की गई। अब इन सभी बातों पर ट्रायल कोर्ट ने विचार किया है। उन्होंने कहा कि 2009 से 10 तक ये जमीन अवैध कब्जे में है। 8.86 एकड़ जमीन का न तो सोरेन के पास मालिकाना हक है और न ही किसी रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, लेकिन वे उनके कब्जे में हैं, जो एक अपराध है। सिब्बल ने कहा कि मैं रेगुलर बेल नहीं मांग रहा, मैं तो अंतरिम जमानत की मांग कर रहा हूँ। मैंने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जो 2 महीने तक लंबित रहा। ऐसे में मैं जमानत नहीं मांग सकता था। सिब्बल ने कहा कि अपराध की आय की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए और इसे शेड्यूल अपराध से संबंधित होना चाहिए। जमीन पर अवैध कब्जा करना शेड्यूल अपराध नहीं है। हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात है उस बारे में तमाम सवाल पूछे थे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354 की धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या फिर आपराधिक बल 354A यौन उत्पीड़न और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय कर दिए हैं, जिस पर सुनवाई के लिए वे कोर्ट पहुंचे और ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने आने को कहा है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को पढ़कर जानकारी दी और पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं। इसके जवाब में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि कोई सवाल नहीं है, जब गलती की नहीं तो माने क्यों। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सह आरोपी विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। वो भी अपने ऊपर लगे आरोप में ट्रायल का सामना करेंगे। विनोद तोमर ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। अगर दिल्ली पुलिस ठीक ढंग से जांच करती तो सच सामने आ जाता। हमने कभी किसी को घर पर बुलाया, न डांटा, न धमकाया। ये सब झूठा आरोप है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे होगी। इन दोनों पर ट्रायल चलेगा और दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की जांच की गई थी, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायतकर्ताओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया और FIR दर्ज कर ली थी। आपको बता दें कि जांच चल रही है। 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप। आपने जो कहा हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है। पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक। अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है। उसके बाद मेरे खिलाफ क्या सबूत है। देखिए, न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है। चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है। अब पुलिस साबित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी वाहन को जब्त करने के लिए NDPS एक्ट के तहत पारित आदेश अवैध होगा अगर इसे वाहन के मालिक की बात सुने बिना पारित किया गया। तो NDPS एक्ट की धारा 63 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा है कि किसी वस्तु की जब्ती का आदेश जब्ती की तारीख से 1 महीने की समाप्ति तक या किसी भी व्यक्ति को सुने बिना जो उस पर किसी अधिकार का दावा कर सकता है पारित नहीं किया जा सकता। जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ NDPS एक्ट के तहत वाहन को जब्त करने की पुष्टि करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील वाहन के रजिस्टर्ड मालिक वाहन जो है उसके द्वारा दायर की गई। अपीलकर्ता और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया। हालांकि अपीलकर्ता फरार हो गया है और मुकदमा केवल 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ ही चला है। सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने अन्य 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने वाहन को जब्त करने का भी आदेश दिया है। अन्य 2 आरोपियों के बरी होने के बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने वाहन जब्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उनकी बात नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट ने उनकी चुनौती खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि कार्रवाई के दौरान मालिक को नहीं सुना गया था, जब्ती के निर्देश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता डंपर का रजिस्टर्ड मालिक है और NDPS एक्ट की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को जब्ती के अंतिम आदेश पारित होने और जब्ती के से पहले अदालत द्वारा सुनवाई का अधिकार है। वाहन को नीलामी के लिए रखा गया है।
एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई हुई और बता दें आपको, रजिस्टर्ड मालिक को सुने बिना वाहन जब्त करने का आदेश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि मालिक, जो वाहन का मालिक है, उसकी बात सुने बिना आदेश पारित करना भी गलत है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अहम आदेश आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5 सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121A के तहत अपराध के लिए दी गई सजा को संशोधित और घटाकर आजीवन कारावास से 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट्ट, मेहराज उद्दीन चौपन और अशफाक अहमद भट्ट द्वारा निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को निपटारा किया है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला निपटाया गया है, सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा किया है और खंडपीठ ने यूएपीए की धारा 23 के तहत अपराध के लिए अशफाक अहमद भट्ट को दी गई सजा को आजीवन कारावास से 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है। अदालत ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास विवेक है वह अपने पाप को स्वीकार करते हुए कष्ट सहता है। हम क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के उद्धरण के उल्लेख करते हैं और अध्याय 19 में दोस्तोयेव्स्की लिखते हैं, और अगर उसके पास विवेक है तो वह अपनी गलती के लिए पीड़ित होगा, वही सजा होगी और साथ ही जेल भी। 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा 5 लोगों को आईपीसी और यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 28 नवंबर 2022 को सजा सुनाई गई। एनआईए का मामला है कि वे जैश ए मोहम्मद के अत्यधिक कट्टरपंथी ओवरग्राउंड वर्कर थे और जिन्होंने भारत में कई आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया। खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपों की प्रकृति गंभीर और चिंताजनक है और अपराधों की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है, इसके बाद हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई आतंकवादी कृत्य किया है। इसमें कहा गया है कि यह मान लेना खतरनाक होगा कि दोषियों का केवल उनके घृणित अतीत के कारण कोई भविष्य नहीं है। अदालत ने कहा कि उन्हें आशा है कि किरण देने की जरूरत है और इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि हालांकि दोषी किसी भी अनुचित उदारता के पात्र नहीं है, साथ ही पहले अवसर पर उनके स्पष्ट कबूलनामे की उनकी अपेक्षाकृत साफ पृष्ठभूमि, सुधार की प्रवृत्ति और उनकी कम उम्र देखते हुए आजीवन कारावास की सजा भी उचित नहीं थी। महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार की टक्कर से 2 लोगों की जान चली गई। इस केस में आरोपी नाबालिग है और उसे कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत देते हुए कहा है कि कार दुर्घटना पर एक निबंध लिखें और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करें। आरोपी के वकील ने कहा है कि उनकी जमानत में पुनर्वास और जागरूकता की शर्तें हैं। बोर्ड ने 17 वर्षीय लड़के को 15 दिन के लिए येरवड़ा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और दुर्घटना पर एक निबंध लिखने, शराब छोड़ने के लिए चिकित्सा उपचार लेने और मनोचिकित्सक परामर्श लेने के लिए कहा है। उनके वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किए गए किशोर आरोपी को किशोर बोर्ड न्याय ने कुछ शर्तों पर जमानत दे दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवड़ा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। आरोपी को दुर्घटना पर एक निबंध लिखना होगा, इलाज कराना होगा, उन्हें शराब छोड़ने में मदद करने के लिए संबंधित डॉक्टर से मनोरोग परामर्श लेना चाहिए और रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना करीब 3:15 बजे कल्याणी नगर में हुई है और कल्याणी नगर में घोषाला में पार्टी के बाद दोस्तों का समूह अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। प्राथमिकी के अनुसार जब वे कल्याणी नगर जंक्शन के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिलों में से एक को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ
कि रेलिंग से जा टकराई और महाराष्ट्र की पुणे पुलिस जंक्शन एक्शन में आ गई। नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट से नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की भी अनुमति मांगी गई है। इसके साथ ही उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां पर आरोपी ने एक्सीडेंट करने से पहले अपने दोस्तों संग पार्टी की और शराब का सेवन भी किया। पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायतों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही दहेज की मांग दंडनीय अपराध है, लेकिन कम दहेज देने के लिए ताना देना अपने आप में एक दंडनीय अपराध नहीं है। न्यायालय ने माना कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं पर प्रकाश डाला जाए। पत्नी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने दहेज के रूप में कार की मांग की और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे ससुराल से निकाल दिया गया और कथित तौर पर दवाइयां भी दी गई है, जिससे वह बीमार हो गई है। आवेदकों ने कहा है कि पत्नी द्वारा मारपीट का कोई आरोप नहीं लगाया गया, किसी भी समय कोई भी चोट की रिकॉर्ड दर्ज नहीं की गई। तर्क दिया गया कि पत्नी द्वारा विवाहित ननद, देवर और अविवाहित ननद के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए। न्यायालय ने माना कि शिकायतों में अस्पष्ट आरोप आरोपियों के अधिकार और खुद का बचाव करने की क्षमता में बाधा डालते हैं और बचाव के लिए अनिश्चितता भी पैदा करते हैं। ये हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल मामले में आधारित था और आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या अन्यथा न्याय को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है जब एफआईआर में आरोप बेतुके हो और इस हद तक कि उनसे कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। अदालत ने पाया कि आईपीसी की धारा 498A, 323, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 के अधिनियम के तहत ही मामला जांच अधिकारी द्वारा मांग के संबंध में सूचक पत्नी, उसके पिता और उसकी मां के बयानों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद दर्ज किया गया। हालांकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों में पति के अलावा आवेदकों की भूमिका को रेखांकित करने वाला कोई विशेष आरोप नहीं बताया गया। अदालत ने माना क्योंकि शिकायतकर्ता ने छेड़छाड़ और शारीरिक हमले का आरोप लगाते समय आवेदकों के अपराध और भूमिका का विवरण नहीं दिया है, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले चलने योग्य नहीं है। तदनुसार बता दें आपको कि सूचक पत्नी की विवाहित भाभी, बहनोई और अविवाहित भाभी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें रद्द कर दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि अगर कोई विवाहित व्यक्ति ऐसे साथी के साथ दूसरी शादी किए बिना किसी अन्य साथी के साथ रहता है तो विवाहित का अपराध नहीं होगा। बता दें आपको कि न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में सुनाई है के दौरान की है जहां पर एक विवाहित व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने विवाह के आरोप लगाए थे और क्योंकि वह दूसरी महिला के साथ रह रहा था। हालांकि न्यायाधीश ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध तब तक नहीं होगा जब तक कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं की हो। अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि वह एक विवाहित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रहा है, विवाह का अपराध तब तक नहीं होगा जब तक कि वो विवाहित व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर लेता। मामले में याचिकाकर्ता पर उसकी पत्नी की शिकायत पर आईपीसी के तहत विवाह, क्रूरता और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है, उसने आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान करके किसी अन्य दूसरी महिला के साथ शादी की थी। बता दें आपको कि यहाँ तक कि पत्नी ने भी कहा था कि उसके पति ने किसी अन्य महिला से शादी नहीं की थी। पत्नी के वकील ने पति के दावों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि उसका पति नाता
विवाह के रीति रिवाजों के अनुसार एक अन्य महिला को रख रहा था। मौजूदा विवाह से तलाक जो है वो लेने या अन्यथा धार्मिक सामाजिक दायित्व होने पर भी वह द्विविवाह करने का दोषी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में एक नियम के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू की है, जो कि दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से बाहर रखता है। अंतरिम राहत के तौर पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने आदेश पारित किया कि अंतिम परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी अगर उन्होंने SC/ST उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त किए। और गौर करने वाली बात यह कि न्यायालय ने इस तरह के बहिष्कार के खिलाफ दृष्टिबाधित उम्मीदवारों में से एक की मां द्वारा CJI D. चंद्रचूड़ को भेजे गए एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया था। पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए CJI की अगुवाई वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य और भारत संघ को नोटिस जारी किया था। इससे पहले न्यायालय ने यह भी कहा था कि 2022 में आयोजित सिविल जज वर्ग 2 परीक्षा में दृष्टिबाधित प्रतिभागियों के लिए आरक्षण स्लॉट शामिल नहीं था। ऐसा कदम, जो कि 2016 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में निर्धारित सिद्धांत के विपरीत है, को देखते हुए मुख्य परीक्षा 30 और 31 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली थी। पीठ ने कई अंतरिम उपाय भी जारी किए थे। इसके बाद जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो मामले में अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने पीठ को अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने के बाद 31 उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। हालांकि किसी भी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अमिकस क्यूरी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग कट ऑफ पर न होने की कठिनाई भी व्यक्त किया। और गौर करने वाली बात यह है कि अलग होने से पहले जस्टिस नरसिम्हा ने कहा था कि हमारे देश में हर चयन प्रक्रिया मुकदमेबाजी में उलझ जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.